हो गया या बिजनेस हमारा नहीं चल सका, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग अपनी गलतियों से सीखेंगे। मतलब आपका जो 61 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब क्या हुआ, वे अपनी से सीखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर सी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 62 बढ़ते हैं। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक, पर्यवेक्षक जैसे उच्च पदाधिकारियों से अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको क्या प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग्स, फॉर्मल ग्रीटिंग्स एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। कॉपी में लिखते चलिएगा, नई बातें हैं बिल्कुल लिखते चलिए। मुख्य रूप से 2 प्रकार के ग्रीटिंग्स होते हैं। कौन कौन सा ग्रीटिंग्स होता है, पहला होता है फॉर्मल ग्रीटिंग्स, दूसरा होता है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, FORMAL फॉर्मल, और इनफॉर्मल क्या होता है, INFORMAL इनफॉर्मल। फॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं, औपचारिक। फॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं, औपचारिक, और इनफॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं, अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 प्रकार का ग्रीटिंग्स हो गया। कौन कौन सा हुआ, पहला हुआ सर फॉर्मल ग्रीटिंग्स, दूसरा हुआ सर इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, ठीक है। अब फॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज़ कहाँ होगा, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज़ कहाँ होगा। तो फॉर्मल ग्रीटिंग्स का हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो भी हमारे रेस्पेक्टेड लोग हैं, चाहे हमारे मैनेजर हों, चाहे हमारे सर हों, चाहे हमारे प्रिंसिपल हों, ठीक है, या जहाँ कहीं हम लोग काम करते हैं वहाँ के जो उच्च अधिकारी लोग हैं वे हमारे क्या है, वे हमारे रेस्पेक्टिव पर्सन हैं। तो जो भी रेस्पेक्टिव पर्सन होंगे उनके साथ में हम लोग, या फिर जो हमारा वर्क प्लेस होगा जहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग्स का ही प्रयोग करते हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग्स का क्या मतलब होता है सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, ठीक है, गुड आफ्टरनून सर, ये सब चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं रेस्पेक्ट के साथ में, ये सब क्या है, फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है। अब इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होती है सर, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का मतलब होता है वैसा ग्रीटिंग्स जो अपने आप दोस्त के साथ में, मित्र के साथ में, कलीग्स के साथ में यूज़ करते हैं। जैसे हे, हाय, व्हाट्सअप, लॉन्ग टाइम नो सी, है ना, इस टाइप का जो हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं वो किस चीज़ के लिए करते हैं, तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स के लिए करते हैं। तो याद रखना है कि जब भी आप अपने शिक्षक से, प्रशिक्षक से या पर्यवेक्षक से हम लोग जब उनका अभिवादन करेंगे तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, एआई के लिए डेटा क्यों महत्वपूर्ण है, एआई के लिए डेटा क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब एआई क्या होता है सर, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबको पता है ये बात कि एआई क्या होता है सर, तो एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत छाया हुआ है, सबको ये बात पता है, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही पूरी दुनिया आज की डेट में चल रही है, ठीक है। जहां भी मान लीजिए आप देख लीजिए सब जगह एआई, एआई का नाम आप लोग सुनते होंगे, ठीक है ना। तो एआई के लिए डेटा क्यों महत्वपूर्ण है भाई, तो एआई जो है वो क्या करता है, एआई जो भी चीज़ें आप टाइप करते हो, जैसे मान लीजिए हमने पहले दिन भी बताया था, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च करते हो, ठीक है, या फिर कुछ भी चीज़ सीखने के लिए, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं कि भाई ट्रिगोनोमेट्री हमको पढ़ना है, यूट्यूब में जाके लिख दिए मैथ, ट्रिगोनोमेट्री इन मैथ क्लासेस, ठीक है, आपको आ गया ढेर सारा वीडियो, ठीक है ना। और जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का कोई ना कोई वीडियो आपको जरूर ही मिल जाता है। तो वो कहाँ से आता है, तो जो यूट्यूब का हिस्ट्री होता है उस हिस्ट्री को एआई क्या करता है, कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, और जब भी आप यूट्यूब खोलिएगा तभी क्या होगा, वो चीज़ आपको दिख जाता है, ठीक है। तो एआई के लिए डेटा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि एआई क्या करता है, एआई उस चीज़ से सीखता है। बिना डेटा कैसे पता चलेगा कि भाई आपको क्या चीज़ दिखाना है हमको, है ना, समझ रहे बात को। अब डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा का मतलब कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, मतलब मैसेज हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल गूगल लेंस चला हुआ है, गूगल लेंस क्या करते हैं, कोई भी पिक्चर पे आप जाकर उसको स्कैन कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो जो उस चीज़ से संबंधित पेजेज होंगी उस पर वो आपको लेके चले जाएगा, ठीक है। तो वो कहाँ से हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
इसलिए अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एआई के लिए डेटा क्यों महत्वपूर्ण है, तो भाई एआई जो भी जवाब देता है, जो भी चीज़ का रिस्पॉन्ड करता है, वो क्या करता है, उसके लिए आपके डेटा का ही प्रयोग करता है। अगर आप डेटा नहीं देंगे तो वो कुछ भी नहीं बता पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं हम लोग। 64 में क्या क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति डैश में शुरू हुई थी। ठीक है, तो पहली औद्योगिक क्रांति सबको पता होगा 18वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। ठीक है, पहली औद्योगिक क्रांति कब चालू हुआ था, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, औद्योगिक क्रांति क्या होता है, उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा। ठीक है, नए नए चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होना, नए नए प्लांट्स लगना। ठीक है, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। जिससे क्या होता है, जो भी लोग हैं वो सारे लोग क्या होते हैं, उससे लाभान्वित होते हैं, और जो धंधा करता है, बिजनेस करता है, उसको भी क्या होता है, उसको भी फायदा होता है। समझ गए बात को, उसको भी क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, लिंग संबंधी रूढ़िवादिता क्या हो सकती है। अब लिंग संबंधी रूढ़िवादिता क्या मतलब होता है सर, तो वैसी रूढ़िवादिता जिसमें क्या है, जिसमें कि मेल और फीमेल के बीच में, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, हम तीनों चीज़ ले रहे हैं, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, इन तीनों चीज़ों में क्या करते हैं लोग, भेदभाव करते हैं। तो जब क्या होगा, किसी के साथ भी आप भेदभाव करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि एक कंपनी है जहाँ पर 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहाँ पर 9 कर्मचारी पुरुष हैं और 1 कर्मचारी क्या है, महिला है। तो क्या होता है ना कि बहुत बात ये होता है कि पुरुष लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, महिलाओं को, उनको नीचे दृष्टि से देखते हैं कि भाई उसको क्या समझ में आएगा, हम लोग ज़्यादा होशियार हैं, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जो भी मान लीजिए वहाँ एम्प्लॉय है, कहीं ना कहीं उनके पास भी कुछ ना कुछ ज्ञान है, नॉलेज है, पढ़ाई उसने की है, तभी तो वो आपके साथ काम कर रही है। अगर मान लीजिए वो पढ़ाई नहीं करी होती, उसके पास ज्ञान नहीं होता, तो जो भी मान लीजिए कंपनी का एचआर है वो उसको हायर ही नहीं करता, उसको नौकरी ही नहीं देता। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो लिंग संबंधी रूढ़िवादिता क्या हो सकता है भाई, तो हानिकारक, मतलब समाज के लिए भी हानिकारक, जहाँ कंपनी में काम हो रहा है उसके लिए भी हानिकारक, और दुखदाई। दुखदाई किसके लिए भाई, कि जो आदमी वहाँ काम कर रहा है, जिसके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, उसको क्या लगेगा कि भाई हम कहाँ फंस गए, कहाँ काम कर रहे हैं, हमको सब मिलकर परेशान करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लिंग संबंधी रूढ़िवादिता जो होता है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसको हम लोग को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। ऐसा काम हम लोग नहीं करें जिससे किसी भी व्यक्ति को क्या हो, दिक्कत हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं। फीडबैक डैश में मदद करता है। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज़ क्या करते हो, जब आप कोई भी काम करते हो, जैसे मान लीजिए आज की डेट में हम ITI कॉलेज चला रहे हैं, ठीक है ना, और आप लोग हमारे यहाँ एडमिशन ले रखे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई जब आपको कोई चीज़ पढ़ाते हैं या फिर हम आपसे पर्सनली पूछते हैं कि भाई तुम हमारे ITI में नाम लिखवाया है, हम लोग तुमको यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ का सब कुछ तुमको कैसा लगता है। तो कोई बच्चा मेरे सामने कह देगा सर बहुत अच्छा, लेकिन हो सकता है कि उसके मन में लगेगा कि भाई सर लगता है अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं, नहीं समझ में आता है सर का बात, या अदरवाइज और भी थिंग्स। ठीक है ना, तो क्या होता है ना कि फीडबैक जो होता है वो फीडबैक क्या करता है, जैसे मान लीजिए आज हमने आपसे पूछा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, आपको बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, तो हमको तो यही समझ में आया कि भाई बहुत अच्छा। लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है कि सर नहीं वो वाला सर टॉपिक सर अच्छे से नहीं समझ में आया, तो वो आपका फीडबैक है। मतलब आप उस तरह से जवाब देते हो कि सर आपने जो ये चीज़ हमको पढ़ाया ना, वो चीज़ हमको समझ में नहीं आया। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अगले बार से उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ के, या और मान लीजिए उसका और जो भी पॉइंट्स होता है वो निकाल करके आपको समझाएंगे। तो फिर क्या होगा कि उसको वो चीज़ आपको और अच्छे से नेक्स्ट टाइम में समझ में आएगी। तो फीडबैक देने से क्या होता है ना कि कोई भी सर्विस में इम्प्रूवमेंट होता है। चाहे मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाइए, ठीक है, वहाँ मान लीजिए कि पनीर कढ़ाई और अब मान लीजिए बटर नान आपने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब वो खाना खाया आपने, आपको उसका ना खाना अच्छा लगा ना उसका सर्विस अच्छा लगा, तो आप सब उसको बोलेंगे ना, रेस्टोरेंट वाले का, जो रेस्टोरेंट का जो मैनेजर होगा, कि भाई तुम कैसा खाना बनाते हो, आपका सर्विस नहीं अच्छा है। तो अगर वो मैनेजर मान लीजिए उस रिस्पॉन्स को पॉजिटिव वे मिलेगा तो अगली बार में सुधार करेगा, और अगर मान लीजिए उसको लगा कि भाई हमारा ये तो कंप्लेंट कर रहा है, तो हो सकता है कि आपसे वो झगड़ा कर ले। दो में से कोई एक बात हो सकती है। ठीक है, तो फीडबैक क्या करता है, फीडबैक जो है सेवाओं में सुधार करने के लिए होता है, प्रक्रिया या प्रणाली को संशोधित करने के लिए होता है, ग्राहकों को संतुष्टि देने के लिए होता है। समझ गए बात को, यानी कि ये जो डी नंबर ऑप्शन है ऊपर के सभी, वो क्या है, करेक्ट आंसर है आपका।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है? अब सोशल नेटवर्किंग साइट सबको पता है, बताने की हमको ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया तो सब आज के डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, है ना, ये सब तो सब लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा होगा? फेसबुक। फेसबुक जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है और आरटीआई के बारे में आपको भी जानना चाहिए। आरटीआई क्या होता है सर? तो आरटीआई जो है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है, जिसके अंतर्गत आपको कोई भी जानकारी अगर किसी से लेना होता है तो आप क्या करते हैं, उसका एक फॉर्म मिलता है, आरटीआई फॉर्म, ठीक है ना, और उसमें जो है कुछ उसका जो फीस होता है, उस फीस का मान लीजिए पोस्टल स्टाम्प खरीद करके और लोग उसमें जो है उसको अटैच कर देता है। और जो भी चीज़ें उसको पूछना है, जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में आपके घर में बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई इतना बिजली बिल कैसे आ रहा है हमको, तो आपने क्या कर दिया, एक आरटीआई का फॉर्म ले लिया। उस आरटीआई के फॉर्म में सारी चीज़ें लिख करके कि भाई हमारा कंज्यूमर नंबर ये है, हमारा ये कंज्यूमर नंबर हमारे पापा के नाम से, जो भी मान लीजिए जिसके नाम से है वो लिख दिया, ठीक है। बोलेंगे कि भाई हम तो इतना ही पंखा, इतना बल्ब यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा जो यूनिट उठ के आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो कृपया मुझे 6 महीने का जो हमारा यूनिट कंजम्पशन है वो हमको देने की कृपा करें। इस तरह से करके आप एक आरटीआई फाइल कर दीजिए पावर हाउस बेगूसराय के नाम से, ऑटोमेटिकली देखिएगा। या फिर मान लीजिए जो बच्चे लखीसराय के होंगे वो लखीसराय के नाम से जो है पावर हाउस लखीसराय के नाम से आप उसको ये कर दीजिए, ठीक है। देखिएगा ऑटोमेटिकली क्या है, 1 महीने 2 महीने के अंदर सारा जवाब आपके घर पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, जो कि आपको यह जानने का अधिकार देता है, चूंकि आप भारत देश के नागरिक हैं तो आपको हर चीज़, जैसे मान लीजिए आज के डेट में प्रधानमंत्री का जो भी मान लीजिए खजाना है, उस खजाना में कितना पैसा पड़ा हुआ है उसका जवाब भी आप चाहें तो मांग सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी पे आप आरटीआई लगा दीजिए कि भाई आपका जो है रिकॉग्निशन कहाँ से है, एफिलिएशन कहाँ से है, यूजीसी कहाँ से है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड आप हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आप अगर खोजना चाहें तो ये सब आरटीआई एक्ट के अंदर आता है। आप जिससे भी कोई चीज़ पूछना चाहें वो क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। उसका चैनल होता है प्रॉपर वे में, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, आप जैसे चाहें वैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखना है आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूचना का अधिकार। सब लोग सुने होंगे हमको लगता है, सूचना का अधिकार, ठीक है। चलिए अब 69 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो चुकी नौकरियां कौन कौन सी है? मतलब पिछले 5 साल में कौन कौन सी ऐसी नौकरियां हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, अब नहीं चलती है, ठीक है। तो सब लोग, हमको लगता है कि याद होगा आप लोगों को कि हम लोग बचपन में, आप लोग को याद हो या ना हो, हमको तो याद है भाई कि जब हम लोग को किसी को फ़ोन करना होता था तो एक एसटीडी बूथ होता था, वहाँ जा कर के पर मिनट का 2 रुपया 3 रुपया लगता था, उसको देते थे रुपया, जितना मिनट बतियाते थे उतना रुपया उसको देते थे और तब जा कर के हम लोग बात कर पाते थे। फिर आप लोगों को याद होगा जिस समय मोबाइल नहीं था उस समय की बात करें, या मोबाइल था भी तो बहुत कम लोगों के पास में था, नोकिया चलता था पहले छोटा सा वो कीपैड वाला फ़ोन, ठीक है, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। या फिर क्या होता था कि जाके लोग क्या करता था, 1 रुपया का सिक्का लेता था और वो चला था वो सिक्का डालने वाला, सब लोग को याद होगा हमको लगता है। तो हम लोग भी क्या करते थे, उसमें जाके सिक्का डालते थे और उसका 1 मिनट वैलिडिटी रहता था। 1 मिनट से पहले सिक्का गिरा दिए तो आपका फोन चल रहा है, Incoming और नहीं call हुआ from Avinash student identified नहीं तो by क्या होता caller. है आपका जो है आपका फ़ोन कट जाता था। तो याद रखना है यही चीज़ कि भाई पिछले 5 वर्ष में कौन सी ऐसी नौकरियां हैं जो पुरानी हो चुकी है। तो एसटीडी बूथ जो है हमारा क्या हो गया, वो पुराना हो गया है, अब नहीं चलता है। बाकी स्विगी, उबेर, ओला तो सब लोग यूज़ करते ही होंगे हमको लगता है। स्विगी से खाना होता है, खाना हम लोग ऑर्डर करते हैं। उबेर क्या होता है भाई, तो गाड़ी वाड़ी हम लोग जो है बुलाते हैं घर पर टैक्सी के लिए, है ना। और ओला के बारे में भी जानते हैं कि ओला जो है क्या है, करते हैं, ठीक है। सॉरी गलती बोल दी, ओलेक्स होता है, वो ओला होता है। ओला भी क्या है, गाड़ी के लिए ही होता है। ओला जो है हम लोग क्या वो बुक करने के लिए ओला का भी यूज़ करते हैं। ओएलएक्स होता है जिसपे सामान बेचने के लिए होता है। चलिए, तो क्वेश्चन याद रखना है कि पिछले 5 वर्षों में कौन सी नौकरियां पुरानी हो चुकी है भाई, एसटीडी बूथ, ठीक है। एसटीडी बूथ जो है वो पुराना हो चुका है, अब नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। आज का मौसम डैश रहने वाला है। देखिए इसमें ना थोड़ा सा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा कुछ, ठीक है ना, ये हम लोग देख लेंगे। तो ये चूंकि इसमें ऑप्शन में गर्म दिया हुआ है, बट इंग्लिश में होगा एक ट्रांसलेशन जिसको कि
इंग्लिश में ही मान लीजिए उसका भराना होता है। तो इसको हम लोग क्विट करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 71, ठीक है। नैतिकता का क्या अर्थ होता है? नैतिकता जो है मैंने बताया भी था, पिछले दिन भी डिस्कस हो चुका है कि नैतिकता क्या मतलब ये होता है कि कोई भी काम आप जो करते हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है ना, वो कितना सही है, आपके कैरेक्टर के हिसाब से, आपके चरित्र के हिसाब से वो सही है गलत है, इसका निर्णय होना। तो उसके लिए क्या होता है, आपका जो संस्कार आपके परिवार ने, आपके माता पिता ने, या जहाँ आप रह रहे हैं उससे जो संस्कार मिला है उसी पे वो चीज़ डिपेंड करता है। अगर आप चोर का सर्किल है आपका, डकैत लोग के साथ में रहते हैं, बेईमान लोग के साथ में रहते हैं तो आप बेईमानी ही सीखिएगा। ईमानदार लोग के साथ में रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी बातें ही सीखेंगे आप, ठीक है ना। तो नैतिकता क्या होता है? नैतिकता बताती है कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय करना, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। Ctrl+V से हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कमांड को यूज़ करते हैं, Ctrl+V। चलिए ये हो गया Ctrl+V हमारा। ओके, नेक्स्ट क्या है सर? SWOT, SWOT, ठीक है। SWOT में कौन सा जोड़ा जो है वो एक्चुअल है? तो देखिए SWOT का क्या क्या होता है, कौन बताएगा? म्यूट अनम्यूट करके कोई बताओ SWOT का फुल फॉर्म। कौन बच्चा बताएगा SWOT का फुल फॉर्म? सर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड। वेरी गुड। स्ट्रेंथ, S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी और T से थ्रेट, ठीक है। तो कौन सा विश्लेषण में जोड़ी में सहायक है? तो भाई हमारा जो है S स्ट्रेंथ और हमारा O से अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। समझ के बात को? तो ये क्या चीज़ है? ये हमारा ताकत और हमारा अवसर जो है वो क्या करता है, वो हमको मजबूत करता है, अपने आप को मजबूत करता है। समझ के बात को? ठीक है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग मान लीजिए अपने स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी के साथ मिला करके अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। कैसे सर? जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, हमारा स्ट्रेंथ है कि हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम अपॉर्चुनिटी में डेवलप कर लेंगे। कैसे अपॉर्चुनिटी में डेवलप करेंगे? सपोज दैट हमने आज ITI कॉलेज खोल लिया, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर दिए कि जो हमारा गुड स्ट्रेंथ था हमने उसको यूटिलाइज किया कि भाई ITI कॉलेज खोल देंगे तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हमारा जो स्ट्रेंथ था हम उसको यूज़ कर रहे हैं। उसी प्रकार से सारे बच्चों का क्या होता है, अपना अपना स्ट्रेंथ होगा जो क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी के साथ मिला करके उसमें अपने जीवन को सक्सेस कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। तो शॉर्ट विश्लेषण में कौन सा जोड़ी सहायक होगा? तो आपका स्ट्रेंथ और आपका अपॉर्चुनिटी यानी कि ताकत और अवसर। चलिए, तो ये हो गया आपका स्ट्रेंथ, ताकत और आपका अवसर यानी ताकत और अवसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जांच के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर आप बेहतर निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। अब देखिए, जांच के माध्यम से, जैसे मान लिया जाए कि आज के डेट में आपको क्या हुआ कि कोई भी आपने क्या किया, कोई भी आप सपोज करिए कि एक बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हैं, है ना। मान लीजिए अचार बेचने के बारे में आप सोच रहे हैं, सिंपल समझिए, अचार पिकल्स बनाना चाहते हैं आप, ठीक है। अब उस पिकल्स को बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती है उसका, तो मान लीजिए सबसे पहले तो प्रोडक्ट समझना पड़ेगा कि भाई आम का अचार बनाएंगे कि मिर्चाई का अचार बनाएंगे, कटहल का अचार बनाए कि नींबू का अचार बनाए, किसका अचार बनाए, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, एक बार कस्टमर का रेफरेंस ले सकते हैं। उसके लिए क्या होगा सर, तो उसके लिए आप डोर टू डोर विजिट कर सकते हैं कि भाई आपको कौन सा अचार पसंद है, ठीक है। क्या पूछ सकते हैं, इसी मैं एक कंपनी मान लीजिए खोलना चाह रहा हूँ, अचार बनाने वाली कंपनी है, तो आप किस प्रकार के अचार, एक कस्टमर का रिव्यू, जिसको समझिए कि कस्टमर का रिव्यू ले सकते हैं कि भाई कितना लोग को आम का अचार पसंद है, कितना लोग को नींबू का अचार पसंद है, कितना लोग को किस चीज़ का अचार पसंद है, ठीक है। इस टाइप से आप क्या करते हैं, रिव्यू लेते हैं कस्टमर्स का। तो कस्टमर जब आपको रिव्यू देता है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई आम का अचार लेने वाला ज़्यादा आदमी है, मतलब ये है कि हम आम के अचार से अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कस्टमर्स मिल जाएगा, और जब कस्टमर्स मिलेगा तो उससे हम रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, मतलब पैसा जनरेट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमको इच्छा हुआ कि भाई आम के बाद जो है फिर नींबू मेरा बिक सकता है या मिर्चा बिक सकता है, तो हम मिर्चा या नींबू पर इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, फोकस करेंगे कि भाई कौन सा बिजनेस पहले स्टार्ट करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए जो है हम लोग उत्पाद
का मांगते हैं। मतलब हम अगर ये मान लीजिए उत्पाद बनाने के लिए चल रहे हैं तो आप कस्टमर से उसका रेस्पॉन्स मांगते हो कि आप हमको बताइए कि हम अगर ये अचार बनाएंगे तो हम आप मेरा अचार लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, पहले इसके बारे में आप सोचते हैं। तो वही चीज़ है कि जांच के माध्यम से आप किस प्रकार से बेहतर निर्णय ले सकते हैं भाई, तो आप उचित उत्पाद सुझाव, मतलब सही ढंग से जो आपके प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स मिलेगा, आप उस बिहाफ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक भाषण के लिए 3P क्या होता है? 3P, अब देखिए 3P का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पर भी कोई स्पीच देना है, समझ के बात को, तो या फिर मान लीजिए कहीं पर आपको कोई संदर्भ में कोई ग्रुप डिस्कशन करना है, किसी से बात करनी है या ग्रुप में कोई बात को रखना है, एक मीटिंग मान लीजिए आपको लेना है, तो उसके लिए 3P क्या होगा सर? तो उसके लिए 3P होगा प्रिपेयर मतलब पहले आप अपने आप को क्या करते हैं, उस टॉपिक के लिए तैयार करते हैं। फिर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मतलब उसके बारे में सीखते हैं, समझते हैं उसको, और फिर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, मतलब उसके बारे में जहाँ जिस आपको मीटिंग लेना है वहाँ जाके क्या करते हैं, आप मीटिंग ले लेते हैं। मतलब तीनों आपका क्या क्या ऑप्शन हो गया, प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, इसको याद रखना है, सी नंबर। यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लो हमसे। किसी को अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। सबको सब समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 76, बेहतर के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर Incoming call from जाने के Najendra इरादे G को क्या कहा identified जाता by है? Truecaller. ठीक है, देखिए बेहतर नौकरी के लिए आप स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो आप लोग को तो सबको पता होगा भाई, आज के डेट में अभी जो चुनाव अभी बिहार के अंदर हुआ है, उसमें बड़ा एक अच्छा मुद्दा था माइग्रेशन का, प्रवास का मुद्दा। ठीक है, प्रशांत किशोर खूब इसको उठाए थे। तो क्या था ये मुद्दा? ये मुद्दा था कि भाई लोग जो है क्या है, लोग करने के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं। ठीक है, यहाँ लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, अपना मान लीजिए कि क्या कहा जाए भाई, घर बार छोड़ करके, क्यों? अच्छी नौकरी, अच्छे पैसे कमाने के लिए, अपने आप को सेटल करने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि बेहतर नौकरी के लिए जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उस इरादे को हम लोग क्या कहेंगे सर? तो प्रवास कहेंगे या फिर माइग्रेशन कहेंगे, माइग्रेशन या फिर प्रवास। ठीक है, सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा। अभी तो मान लीजिए बहुत ही राजनीति में खूब इसका मुद्दा था, जिसमें मान लीजिए आपके क्या कहा जाए, गृह मंत्री कही थी कि भाई यहाँ जगह नहीं है कि भाई हमको इंडस्ट्री लगा सकते हैं, है कि नहीं? सुने भी होंगे सब लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें, माइग्रेशन इज़ अ बिग इशू फॉर, कम से कम बिहार के लिए तो भाई बहुत दिक्कत है। ठीक है, और हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार में अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज लगे, हमारे बच्चे जो ITI करके मान लीजिए अप्रेंटिस करने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, है ना, तो वो सब जो है हम लोग बिहार के ही अंदर बच्चों को करवाएं, कि इसको कहीं उठा के मान लीजिए कभी किसी को गुजरात भेजना पड़ता है, कभी गुड़गांव भेजना पड़ता है, कहीं UP भेजना पड़ता है। तो उससे बढ़िया है कि भाई हमारे बिहार के अंदर ही वो चीज़ हो जाता, तो हमारे बच्चे यहीं पढ़ा। हाँ बोलिए। बोले सर अप्रेंटिस क्या आता था, समझा दीजिए। हाँ, अप्रेंटिस होता है कि जैसे जब आप ITI कर लेते हैं ना, तो ITI जैसे आपका 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो है क्या है कि आप अगर चाहते हैं कि भाई हम काम भी करें और पैसा भी कमाएं, दोनों चीज़ करें, ठीक है, तो उसके लिए अप्रेंटिस करना पड़ता है। अप्रेंटिस अलग अलग कंपनियां हैं जो मतलब भारत सरकार के अंदर है, वो सब कंपनी क्या करती है, साल भर का मिनिमम अप्रेंटिसशिप करवाती है, जिसमें वो आपको ट्रेनिंग भी देती है और आपको स्टाइपन भी देती है, सैलरी भी देती है और सिखाती भी है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। ठीक है, अभी आएगा, देखिए ना, आ भी गया, जैसे देखिए 78 में अभी नैप्स है ना, नैप्स आ गया, अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में, टेंशन नहीं लो आप। ठीक है, मैं बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 बढ़ते हैं हम लोग। डैश वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान प्राप्त करता है। ये तो बताया था मैंने कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति के लिए काम करेगा
और उसके बदले उसको पेमेंट मिलता है ना। तो वो कौन होगा भाई? स्वनियोजित, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन तो हो नहीं सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का मतलब होता है वैसा पर्सन जो खुद का बिजनेस करता है, खुद का कुछ ना कुछ काम करता है, उसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बोलते हैं। दूसरा होता है वेतन नियोजित, मतलब जिसको सैलरी मिलता है। तीसरा होता है उद्यमी, उद्यमी मतलब जो अपना व्यवसाय करता है, जो अपना बिजनेस करता है, वो उद्यमी हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो वेतन नियोजित होगा, क्योंकि आप किसी के लिए काम करिएगा तो भाई आपको तो सैलरी देगा ना जी, और नहीं देगा सैलरी तो आप बेगारी कर रहे हैं, फिर तो बेगारी नहीं कीजिए, है कि नहीं। आप उसके लिए क्या करना है, कहीं भी काम करना है तो सैलरी मिलेगा, सैलरी मिलेगा तभी क्या होइएगा, आप एक एम्प्लॉय होइएगा, नहीं तो आप बेकार होइएगा। ठीक है, तो ये आपका जवाब सही हो गया, वेतन नियोजित। चलिए 78 क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि नैप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नैप्स सबको पता है कि नैप्स क्या है भाई, NAPS नैप्स। अभी बच्चा पूछा कि सर अप्रेंटिसशिप क्या होता है, बता दीजिए इसके बारे में। यही जो आप स्कीम देख रहे हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, यही है जो भारत सरकार की स्कीम है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी बच्चे 10, 12 या ITI कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद अगर उनकी उम्र जो है 25 साल के अंदर है, 18 से 25 साल, ठीक है ना, या कभी कभी किसी संगठन, किसी भी अन्य क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में 24 भी रखता है, ठीक है ना। तो जनरली 18 से 25 हम लोग मान के चलते हैं। 18 से 25 साल के जो भी युवा होते हैं, जब वो ये कोर्सेज कर लेते हैं ना, खास करके ITI में तो बहुत फ़ायदा है, ITI का कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद क्या होती है कि कंपनी जो है उसको अपने यहाँ ले जाती है। हम लोग बच्चे को मान लीजिए एक लिंक देते हैं कि बाबू ये यहाँ पर अप्रेंटिसशिप हो रहा है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग बच्चों को लिंक भेजते हैं। अभी जस्ट देखिए MRF में आया हुआ है, हमने ग्रुप में शेयर भी किया था, आपके जो सीनियर ग्रुप्स हैं तो उसमें हमने शेयर किया हुआ है कि MRF में अभी अप्रेंटिसशिप चल रही है, जिनको करना है जाके कर सकते हैं। तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो क्या करते हैं, उसका लिंक अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उनका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है वो कंपनी के अंदर चले जाते हैं। कंपनी में जाने के बाद वहीं आसपास आप डेरा लेकर के रहिए, ठीक है। या कंपनी भी बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनी आपको रहने का भी जगह अवेलेबल करा देती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपकी वहाँ पर साल भर की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में सपोज MRF टायर की कंपनी है, तो वहाँ पर आप जो मैन्युफैक्चरिंग टायर का, मान लीजिए वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता होगा, तो उसी से संबंधित आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, कि भाई टायर है तो टायर कैसे बनता है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या उसकी प्रक्रियाएँ होती है, उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। वहाँ पर अलग अलग मशीन्स लगे हुए होंगे, वो सारे मशीन्स के बारे में आपको जानकारियाँ होंगी, ठीक है। तो उस एवज में क्या होती है कि भारत सरकार और वो कंपनी, वो दोनों मिल करके आपको स्टाइपेंड देती है, ठीक है। उसमें शेयर होता है कि भाई भारत सरकार ये देगी और कंपनी आपको ये देगा, दोनों मिलके क्या करता है, आपके अकाउंट में पैसा भेजता है, आपको सैलरी मिलती है, जिसको स्टाइपेंड हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। और उस स्टाइपेंड के जो है क्या है, आपको जो है पैसा मिलेगा, और पैसा मिलने के बाद आपको ट्रेनिंग भी मिलती है, सीखते भी हैं आप, पैसा भी आपको मिलता है। तो यही चीज़ है अप्रेंटिसशिप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैप्स बोलते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। Incoming call from Bittu Kumar identified by Truecaller. ये भारत सरकार का मान लीजिए स्कीम है। भारत सरकार की इसी स्कीम के तहत जो है जो भी बच्चे 10, 12 ITI में हैं उनको नैप्स स्कीम के तहत क्या होता है, करवाया जाता है, उसको जो है अप्रेंटिसशिप कहा जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो पूछिए, फिर से बताते हैं। नैप्स का फुल फॉर्म Incoming call Bittu identified. नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है, नैप्स का फुल फॉर्म, ठीक है। क्यों क्या है ये, इसमें जो है जो बच्चे 10, 12 ITI करते हैं उनको ITI करने के बाद किसी कंपनी के अंदर में क्या होता है, साल का जो है जॉब मिलता है, मिलता है, और उनको सीखने को भी मिलता है। यही आपका क्या है, अप्रेंटिसशिप स्कीम होता है। और साथ में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आफ्टर ट्रेनिंग आपको वो सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो कि आप कहीं भी चाहें तो यूज भी कर सकते हैं। किसी कंपनी में फिर से मान लीजिए आपको नौकरी करना है तो आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट पे आप जा करके कहिए कि भाई हमको किसी और कंपनी को ज्वाइन करना है, तो सर्टिफिकेट को आप दिखा सकते हैं कि हमने MRF में अप्रेंटिसशिप किया है। तो हो सकता है कि आपको उस बिहाफ पर आपकी सैलरी भी बढ़ के आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब बताइए, और इसमें कुछ और समझना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ बोलिए। समझ गए।
समझ में आ गया? ठीक है। चलिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विंडोज में नए फोल्डर बनाने पर क्या नाम आता है? देखिए, जब भी आप लोग कोई भी सिस्टम खोल लीजिए और वहां पर एक नया फोल्डर बनाइए जिसमें कि कुछ आपने काम किया है और उसको उसमें डालना है, तो जो ऑटोमेटिकली या डिफॉल्ट कहिए, डिफॉल्ट नेम आता है उसका क्या नाम है सर? तो न्यू फोल्डर के नाम से आता है। ठीक है, आप जो ही कोई भी नया फोल्डर बनाइएगा कंप्यूटर के अंदर, तो देखिएगा आपकी भाई आपका वो ऑटोमेटिकली क्या है, न्यू फोल्डर के नाम से वो चीज़ बन करके आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको चाहें तो आप जो भी रीनेम करना है वो रीनेम कर सकते हैं। मतलब अगर सपोज दैट आपको अपना नाम न्यू फोल्डर की जगह पर लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट वाइज अगर पूछेगा तो न्यू फोल्डर ही आपका आता है। यहां तक में कोई दिक्कत तो पूछिए किसी व्यक्ति को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णात्मक शब्द है? वर्णात्मक मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव भी बोलते हैं। पढ़े होंगे आप लोग एडजेक्टिव, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं, या फिर मान लीजिए क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वर्णात्मक शब्द या एडजेक्टिव, ये तीनों चीजें एक ही है। ठीक है, ऑप्शन देख लो अब। सूप है ऑप्शन में, हॉट है, रिपेयर्ड है, ईट है। तो क्या हो सकता है भाई? सूप जो है वो सूप आपका नाउन हो गया। सूप कौन सा सूप होता है? जो हम लोग सूप पीते हैं शाम के टाइम में, जनरली लोग पीता है ना जी, गरम गरम सूप पीता है ना, अंडा का सूप, चिकन वगैरह का सूप पीता है लोग। ठीक है, तो वो सूप हो गया। हॉट क्या होता है? HOT, हॉट मतलब गरम। ठीक है, रिपेयर का मतलब रिपेयर मीन्स मरम्मत करना। तो रिपेयर क्या होता है? वर्ब है, एक्शन वर्ड है। ठीक है, और ईट क्या होता है? ईट मीन्स खाना, यह भी क्या है? एक्शन वर्ड है। ठीक है, तो वर्णात्मक शब्द मतलब वर्णन करने वाला शब्द या डिस्क्राइबिंग शब्द इसमें कौन सा हुआ? तो HOT हॉट जो है वो क्या हुआ आपका? डिस्क्राइबिंग शब्द हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि द सूप इज वेरी हॉट, मतलब सूप बहुत गर्म है ना। तो यहाँ पर हॉट क्या हो गया? हॉट जो है एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, फॉलो अप प्रॉम्प्ट क्या है? ठीक है, अब देखिएगा फॉलो अप प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि जब भी कुछ आप काम करते हो, ठीक है ना, कंप्यूटर के अंदर, तो क्या होता है कि जैसे खास करके प्रॉम्प्ट्स वगैरह ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है। ठीक है ना, जब कोई प्रॉम्प्ट आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जब डेवलप करते हो, उसको देते हो, तो उससे क्या होता है कि जो प्रॉम्प्ट से जो चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए कि आज हमको कोई प्रॉम्प्ट लगा करके एक गेम के अंदर क्या करना है कि जो लड़का जिसको हम लोग बनाए हैं गेमिंग के अंदर, उसको एक हाथ में पिस्तौल देना है, गन देना है। ठीक है ना, तो प्रॉम्प्ट यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके हाथ में गन आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रॉम्प्ट होता है। मैंने आपको एग्जांपल समझाया। अब फॉलो अप प्रॉम्प्ट क्या होता है? तो फॉलो अप प्रॉम्प्ट जो होता है, फॉलो अप का मतलब होता है कि कोई भी काम जो हो रहा है उसको क्या करना? देख रेख करना, उसकी निगरानी करते रहना, उसका परीक्षण करते रहना। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये अलग सा निर्देश होता है जो क्या करता है, जो जनरली क्या करता है, ओवरव्यू करते रहता है कि जो भी आपका काम हो रहा है उस काम को ओवरव्यू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉलो अप प्रॉम्प्ट देते हैं। मतलब यह हुआ कि इसका यह क्या है? ये एक प्रकार का अतिरिक्त निर्देश होता है। ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें? गेम का कोड है, नहीं होगा। छवि का मतलब इमेज, कोई भी इमेज है तो नहीं होगा। बुक मार्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए कभी आप पढ़ते होंगे कंप्यूटर वगैरह में, या फिर मान लीजिए मोबाइल में ही पढ़ते होंगे, तो जो आपका क्या कहते हैं, क्रोम का जो ऊपर में 3 गो डॉट होता है उस पर क्लिक करिएगा ना, तो वहाँ पर ऑप्शन रहता है ऐड टू बुक मार्क करने का। इसका क्या मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए जो पेज आप पढ़ रहे हैं उस पेज को अगर आपको सेव करके रखना है कि हमको बाद में फिर खोजना ना पड़े, एक ही बार में उसको हम पढ़ लें डायरेक्ट यहीं से, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? ऐड टू बुक मार्क कर सकते हैं। आप लोग देखिएगा क्रोम खोल करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी नहीं, बाद में खोल लेना, बाद में खोलना, तुम्हारा ही मोबाइल है, हमारे पास थोड़ी रहेगा तुम्हारा मोबाइल। ठीक है, चलिए 81 क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ मिस्टेक से 82 चलते हैं हम लोग, ये मिस्टेक है, 82 कर लेते हैं इसको। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रोहन जो है वो क्या कर रहा है? शब्द के बाद सही विराम चिन्ह। देखिए, रोहन, डेविड और राम लुका छिपी खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? रोहन, डेविड एंड राम इज प्लेइंग हाइड एंड सीक। ठीक है, ये इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हम लोग। तो रोहन, डेविड और राम इज प्लेइंग हाइड एंड सीक, है ना। अब यहां पर मान लीजिए कि कौन कौन सा विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह का मतलब होता है कोमा। समझ गए बात को?
अर्धविराम उसको बोलते हैं, या फिर मान लीजिए फुल स्टॉप, या फिर मान लीजिए कि आपका क्या बोल सकते हैं हाइफन, है ना, या फिर मान लीजिए स्लैश। ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब आपका विराम चिन्ह होता है, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप रोहन, डेविड और राम जो है कौन सा लुका छिपी खेल रहा है भाई, सॉरी लुका छिपी खेल रहे हैं, तो उसमें क्या हम लोग यूज़ करेंगे? हाँ बोलिए बोलिए। एक बार सर फिर से सर बता दीजिए। कौन सा बाबू? सर यही सर जो अभी बता रहे थे सर। 81, ओके ठीक। हाँ मैं बता रहा हूँ। रोहन, डेविड एंड राम इज प्लेइंग हाइड एंड सीक, ठीक है। तो क्या है ना कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे पंक्चुएशन मार्क्स, सब लोग इंग्लिश में पढ़ते होंगे, हमको लगता है पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होता है, व्हाट इज पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कोमा का यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, एक्सक्लामेटरी साइंस का यूज़ करते हैं, हाइफन का यूज़ करते हैं, स्लैश का यूज़ करते हैं। ये सब क्या है, ऑल दीज आर पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रोहन, डेविड एंड राम इज प्लेइंग हाइड एंड सीक, ठीक है। तो रोहन, डेविड एंड राम इज प्लेइंग हाइड एंड सीक। अब यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए रोहन और डेविड के बीच में हम कोई भी क्या बोलते हैं विराम चिन्ह ना लगाएं, कोई भी मान लीजिए पंक्चुएशन मार्क्स ना लगाएं, तो लगेगा कि रोहन, डेविड एक ही नाम का आदमी है ना। लेकिन वही क्या होगा, कोमा लगा देते हैं इसके बीच में, रोहन और डेविड के बीच में, तो क्या होगा कि ये अलग अलग आदमी बन जाएगा। समझिए कोमा क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि अगर रोहन डेविड छोड़ देंगे ऐसी, तो समझ में आएगा कि रोहन डेविड कोई एक ही लड़का है, कोई एक ही आदमी है। लेकिन वही क्या होगा, वही मान लीजिए वहाँ पर हम लोग कोमा लगा दिए, तो समझ में आ गया कि रोहन अलग लड़का है, डेविड अलग लड़का है, और राम क्या है, राम तो चूंकि और लिखा ही हुआ है, तो राम समझ में आ रहा है कि अलग ही लड़का है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी कारण से जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किन चीज़ों का, पंक्चुएशन मार्क्स का हम लोग यूज़ करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करने का यही तात्पर्य होता है, समझे? फिर समझाएं? ये सर समझ गए। हाँ, अब जैसे एक सुनिएगा, एक मैं और एग्जांपल देता हूँ। आई लव टू कुक, ठीक है, माई फैमिली पेट्स, ठीक है। आई लव टू कुक माई फैमिली पेट्स, फुल स्टॉप मैंने कर दिया, यहाँ पर मैंने कहीं कोमा नहीं लगाया, ठीक है। तो आप बताओ कि यहाँ पर अगर कोमा हम नहीं लगाएंगे तो क्या ये सेंटेंस का सही मतलब निकलेगा? आई लव टू कुक माई फैमिली, कोमा नहीं दिया मैंने, एंड भी नहीं दिया मैंने, आई लव टू कुक माई फैमिली माई पेट्स, इसका क्या मतलब हुआ जी, कौन बताएगा? इसका क्या मतलब हुआ? आई लव टू कुक माई फैमिली माई पेट्स, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका मतलब हुआ कि मुझे मेरे फैमिली को और मेरे पालतू जो जानवर है उसको पकाना पसंद है। अब इसका मतलब तो यही निकल गया, क्योंकि मैंने कोमा नहीं लगाया ना यहाँ। अब वही क्या होता है, यहाँ लगा देते आई लव टू कुक, ठीक है, कोमा माई फैमिली या एंड या कोमा माई पेट्स। तो यहाँ पर क्या मतलब होता है कि मुझे खाना बनाना, ठीक है, मुझे मेरा पालतू जानवर और मुझे मेरा फैमिली पसंद है। तो ये कमाल है किस चीज़ का, पंक्चुएशन मार्क्स का। पंक्चुएशन मार्क्स, अब मान लीजिए कहीं पर फुल स्टॉप यूज़ करना है, आप फुल स्टॉप यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो लगेगा सेंटेंस अभी इनकम्प्लीट है और चलते रहेगा। कोई मान लीजिए खुशी की बात थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने किसी को करा, तो वहाँ पर एक्सक्लामेटरी का साइन लगाना पड़ता है, नहीं लगाइएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद आप फुल स्टॉप लगा दीजिएगा तो नॉर्मल सा वो सेंटेंस दिखेगा, ठीक है। तो हर एक पंक्चुएशन मार्क्स का क्या होता है, अपना अपना यूज होता है, प्रयोग होता है, जिसको जहाँ बैठना होता है, जिसको जहाँ पर यूज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तभी उसका मीनिंगफुल अर्थ निकल पाता है, नहीं तो निकलेगा नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब 82 क्वेश्चन पहुंचते हैं, वह कौन सा सही चैनल है जिसके माध्यम से ग्राहक तक, हाँ देखिए भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर कस्टमर को कहीं पहुंचना है, ठीक है ना, कोई सामान लेने के लिए, तो वो कहाँ कहाँ से गुजरेगा, ठीक है, तो कहाँ कहाँ से गुजरेगा सर? पहले क्या होगा, पहले वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, है ना, पहले क्या होगा, वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखिए इसमें लगता है एक छोड़ दिए हैं, ये मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, कस्टमर है, मैन्युफैक्चरर है, कस्टमर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, कस्टमर है, होलसेलर है,
और उसके बाद देखिए मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, कस्टमर। देखिए सारा गलत है। मैन्युफैक्चरर होगा, मैन्युफैक्चरर के बाद क्या होगा भाई, होलसेलर होगा, होलसेलर के बाद रिटेलर होगा, रिटेलर के बाद कस्टमर होगा, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। इसमें जो है वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, होलसेलर नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग कोई करेगा तो पहले मैन्युफैक्चर करेगा, उसके बाद वो सामान जो होगा वो होलसेलर को देगा, होलसेलर वाला जो आदमी होगा वो रिटेलर को देगा, और रिटेलर के बाद वो कस्टमर के पास पहुंचता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जवाब सही है, लेकिन इसमें इसने क्या बोलते हैं, होलसेलर को नहीं लिखा है। लेकिन आप लोग इसको जोड़ के चलिए कि मैन्युफैक्चरर होगा, फिर होलसेलर होगा, फिर रिटेलर होगा, और फिर लास्ट में क्या होगा, कस्टमर होगा। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। 83, आरामदायक क्षेत्र क्या होता है? आरामदायक क्षेत्र किसको कहेंगे जी? आरामदायक क्षेत्र किसे कहेंगे? आरामदायक क्षेत्र का मतलब होता है वैसी जगह जहां आपको सारा सुख सुविधा मिल जाए, है कि नहीं। एकदम खाने को मान लीजिए बढ़िया बढ़िया चिकन बिरयानी मिल जाए, है ना, चिकन कस्सा मिल जाए, पनीर, जो आदमी पनीर खाते होंगे उनको अच्छा अच्छा पनीर की सब्जी मिल जाए, ठीक है, डेली वाइज जो है कुछ नया नया चीज़ खाने को मिले एकदम, ठीक है ना, पूरा एकदम पंखा चलते रहे, टीवी चलते रहे, एसी चलते रहे, है ना। तो वही जगह तो होता है आरामदायक क्षेत्र। और क्या होता है कि नहीं। तो क्या है, ऑप्शन सुन लेते हैं। हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। यह वह जगह है जहां हम सोने के लिए जाते हैं, हवाई अड्डा पर आराम करने के लिए डिजाइन किया गया जगह है, या फिर यह ऐसी जगह है जहां हमारे बच्चे रहते हैं। नहीं भाई, तो क्या सही है इसमें, जहां हमारा जीवन शैली मतलब जो हमारा लिविंग स्टाइल है और जो हमारा बिहेवियर है, बिहेवियर के मतलब ये हुआ, अभी जैसे हम लोग मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर बिहार के अंदर रहते हैं और हमको उठा कर कभी कहाँ भेज देगा, तो शीत प्रदेश में कनाडा भेजे, स्विट्जरलैंड भेज देगा, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर अभी रहने में कुछ दिन तो हमको दिक्कत होगा ना जी। वहाँ के इन्वायरमेंट से हम लोग हैबिचुएट होंगे, तभी तो वहाँ अच्छे से रह पाएंगे, है कि नहीं। तो वही चीज़ है कि जहाँ पर आपकी जीवन शैली क्या है, जीवन शैली मैच कर जाती है कि भाई यहाँ पर हम गए तो भी हमको रहने में कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो है सो यहाँ पर खाने के लिए पीने के लिए सब अच्छे से मिल जा रहा है, लोग भी अच्छे अच्छे मिल जा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि आरामदायक क्षेत्र आपका क्या होता है, वही होता है जहाँ पर आपकी जीवन शैली, जहाँ पर आपका बिहेवियर, ऑल दीज थिंग्स आर मैच्ड, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरामदायक क्षेत्र बोलेंगे। चलिए 84, अब देखिए एक भविष्य काल का आपको सेंटेंस मिल गया है, वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है, कि हम लोग जो है ब्रेकफास्ट के बाद जू को जाएंगे। जू मतलब चिड़ियाघर, ठीक है, चिड़ियाघर को जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ऑप्शन में, वेंट है, आर गोइंग है, विल गो है, या हैड गोन है। क्योंकि फ्यूचर टेंस का बात है तो सबको पता होगा कि फ्यूचर टेंस में हम लोग शैल और विल का यूज़ करते हैं, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, यानी कि विल गो विल बी द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। चलिए बहुत अच्छा, सब लड़का होशियार हो गया, एक ही बार में समझ जाता है ना, वाह। चलिए 85, एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? सब लोग MS एक्सेल कुछ चलाए होंगे, हो सकता है कुछ नहीं भी चलाए हों। तो MS एक्सेल में क्या होता है, रो और कॉलम होता है। रो का मतलब क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है उसको रो बोलते हैं, और कॉलम जो वर्टिकल लाइंस होता है उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो जब रो और कॉलम ये दोनों को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है एक जगह पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जब कोई रो और कोई कॉलम क्या करता है, किसी एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, मतलब प्रतिच्छेदित करता है, तो उसमें उससे जो बनता है घर, उस घर को बोलते हैं सेल, CLL सेल। तो अब हर एक सेल का क्या होता है, अपना अपना नाम होता है। क्या होता है, अपना अपना नाम भी होता है। तो अभी आपको बस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि भाई रो और कॉलम का जो स्तंभ होता है उसको हम लोग कहते क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, याद रखना है इसको। आगे आएगा कि सेल का नाम क्या होता है, तो रो और कॉलम का जो नाम होता है उसको मिला करके हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊपर में आप लोग, जैसे बाएं साइड में आप लोग देखते होंगे 1 2 3 4 लिखा होता है, ऊपर का जो मान लीजिए साइड होता है वहाँ पर देखते होंगे आप लोग ABCDEFGH लिखा होता है, ठीक है ना, सब आदमी देखते होंगे, जिसके बारे में हम लोग। हाँ बाबू बोलो। बोले सर ये जो दो जो है वर्टिकल रो और कॉलम जो है सर दो, हाँ हाँ, तो सर वर्टिकल लाइन सर रो होगा, वर्टिकल लाइन कॉलम बोला मैंने, हॉरिजॉन्टल मैंने रो बोला। ओके सर, ओके सर। और कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, नहीं सर। चलो ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आंसर शब्द में कौन सा अक्षर मौन है? ठीक है, आंसर ANSWER, आंसर। ठीक है, अब देखो बाबू, आंसर तो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन आंसर में क्या डब्लू का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, आंसर, आंसर में कहीं भी डब्लू का नाम आता है? अगर एंसुआर कोई बोलेगा तब तो भाई गलत बोल देगा, उसका प्रोनाउंसिएशन ही गलत हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं? आंसर बोलते हैं। तो आंसर बोलते हैं तो उसमें डब्लू क्या होता है? साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? डब्लू जो है वहाँ पर क्या है सर? ये अक्षर मौन हो गया है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, प्रेरणा को डैश में वर्गीकृत किया गया है। प्रेरणा क्या होती है? देखिए, प्रेरणा का मतलब होता है कि आज के डेट में सबको मोटिवेशन की ज़रूरत है। ठीक है, सब आदमी पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम धंधा करते हैं, तो मोटिवेशन तो भैया सबको चाहिए होता है अलग अलग ढंग से। कोई मान लीजिए कि अपने दोस्त को देख के मोटिवेटेड होता है, कोई अपना आइडियल किसी को बना रखा है कि भाई हमको उसके जैसा बनना है, तो उसको देख के मोटिवेटेड होता है ना। तो सबका अपना अपना क्या है? मोटिवेशन होता है, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो मोटिवेशन के लिए कहता है कि दो तरह का मोटिवेशन होता है, इंटरनल रूप से और एक्सटर्नल रूप से। इंटरनल क्या, एक्सटर्नल क्या? इंटरनल का मतलब है कि भाई आप दिल से कोई चीज़ चाह रहे हो कि भाई हमको जो है ये चीज़ को करना है। ठीक है ना, एक डिसाइड किए हुए एम्बिशंस को कि आज के डेट में हम ये करके ये करेंगे। ठीक है, दैट इज योर इंटरनल मोटिवेशन कि भाई हमको ये चीज़ करना है। उसके लिए आप जो भी मान लीजिए, बहुत लोग मोटिवेशन क्वाट्स पढ़ता है, बहुत लोग मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जीवनी पढ़ता है, या फिर बहुत लोग किसी भी व्यक्ति के लाइफ स्टाइल को भी फॉलो करता है कि वो जैसा करता है वैसा ही हम भी करेंगे, है ना। तो ये होता है इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल क्या होता है कि इंटरनली जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसको तो करना पड़ेगा ना, तो करने के लिए क्या करेंगे? उसको तो एक्सटर्नल रूप से मान लीजिए उसको यूज में लाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमको कोई पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए तो पढ़िएगा तभी ना होगा, खाली सोच के मन में रह जाइएगा चलेगा? नहीं चलेगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से जब आप कोई चीज़ को चाहते हैं तभी क्या होता है? वो चीज़ अचीव होता है। मेहनत तो सब काम में है, मेहनत तो करना ही पड़ता है, नहीं मेहनत कीजिएगा तो वो चीज़ थोड़ी ना आपको अचीव होगा। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो है ये आपका प्रेरणा होता है, इसको समझ में रखिए, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे क्या है भाई? एमएल प्रदर्शन में क्या सुधार कैसे हो सकता है? ठीक है, एमएल प्रदर्शन, एमएल प्रदर्शन का क्या मतलब होता है? ये एआई का वर्ड्स है। ठीक है ना, एआई के अंदर जो एमएल डिस्प्ले होता है, उस एमएल डिस्प्ले का जो है आपको रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा? ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट कैसे मिलता है? इसके लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए एकदम सिंपल है, और आप लोग समझ ही लीजिए कि एआई से संबंधित कुछ भी आएगा तो वो डेटा वर्ड वहाँ आना ही आना है। बिना डेटा की एआई कुछ नहीं है। लोग भले कह रहा है कि एआई आदमी का जगह ले लेगा, लेकिन आदमी का जगह लेने के लिए भी ना एआई को जो है, जब तक आदमी कोई प्रॉम्प्ट नहीं देगा, आदमी कोई अपने दिमाग से कुछ चीज़ प्रॉम्प्ट नहीं लिख करके देगा, तब तक एआई काम नहीं कर सकता है, इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये समझ लीजिए कि भाई एआई बिना आदमी के नहीं चलने वाला है। हाँ, ये जरूर होगा कि भाई नौकरी खा जाएगा ये। अगर 10 बंदा है किसी कंपनी में, तो 5-6 बंदे का नौकरी एआई अकेले खा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो इफेक्टिव बंदा होगा, जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है ना, सर्वाइवल है, वो आराम से टिकेगा और अच्छा टिकेगा, कहीं कोई सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी लोगों से। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। तो एमएल प्रदर्शन में सुधार कैसे होगा? डेटा से सीखकर, चूँकि एआई संबंधित चीज़ है तो एआई डेटा के ही बिहाव पर चलता है। बिना डेटा के एआई क्या है? डब्बा है, खाली डब्बा, कुछ नहीं इसके पास। चलिए 89, इनमें से कौन सा ऑनलाइन नौकरी खोजने का प्लेटफॉर्म नहीं है जी? तो सबको पता होगा, ग्लासडोर, स्नैपचैट, लिंक्डइन, इंडीड। क्या होगा? स्नैपचैट। स्नैपचैट में क्या होता है जी? सर बोले कि एमएल का मतलब क्या होता है? देखिए, मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इसको, एमएल का। ठीक है ना, तो ये चीज़ है एमएल मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें प्रदर्शन में कब सुधार होगा? जब उसमें डेटा जाएगा, जब उसमें कोई वो डेटा को कैच करेगा, फीड करेगा, तभी जो है एमएल में सुधार हो सकता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जीडीपी का विस्तार क्या है? जीडीपी का तो विस्तार सबको पता है, क्या होता है सर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना जी, होता है ना ये चीज़, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। म्यूट कर लो जिसका अनम्यूट है। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको हिंदी में बोलते हैं।
जीडीपी से ही आपके देश की आय निर्धारित होती है। पढ़े होंगे आप लोग सब आदमी। कौन आदमी आपका देश कितना विकास कर रहा है वो आपका जीडीपी ही बताता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 तक हो गया है। यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ पूछिए, नहीं तो हम पूछेंगे। अब देखना 2-4 को बच्चा भाग जाएगा। अभी जहाँ तक अभी सीख रहा था, अब 2-4 को बच्चा अपने अपने भाग जाएगा, है ना। पढ़ाई जहाँ ख़त्म हुआ लग जाता है कि सर पूछेंगे, बस भाग जाएगा तुरंत।